नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका शुक्रिया। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 डिफेंस अपडेट्स दूंगी, जैसे परमाणु बम का जखीरा जो भारत ने बढ़ा लिया, HAL पर लग सकता है भारी जुर्माना, INS बाज को बढ़ाने का प्लान क्यों ड्रॉप हुआ, पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए P-8I पोसाइडन के उन्नत सेंसर का उपयोग, भारतीय नौसेना राफेल M की तुलना में स्वदेशी TEDBF कार्यक्रम की सफलता पर दांव लगा रही है, आखिर क्यों? तो शुरू करती हूँ। पहला है, भारत ने बढ़ा लिया परमाणु बमों का जखीरा। दुनिया के कई देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बार फिर से परमाणु हथियारों पर इतनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं, उन्हें मॉडर्न कर रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर परमाणु युद्ध या किसी गलतफहमी के कारण होने वाले परमाणु एस्केलेशन का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और महाशक्तियों के बीच अविश्वास के माहौल के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रक्षा क्षेत्र पर नजर रखने वाले प्रतिष्ठित वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना सिप्री ईयर बुक 2026 जारी कर दी है। परमाणु हथियारों की संख्या और उनके प्रभाव को कम करने के लिए दशकों से किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अब पूरी तरह से उल्टे होते दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा और ख़ास बात यह है कि दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन के लिहाज से भारत ने एक ऐसा नया मुकाम हासिल कर लिया है। भारत का परमाणु भंडार साल 2025 के 180 वॉरहेड्स से बढ़कर साल 2026 में 190 वॉरहेड्स तक पहुंच गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने परमाणु बलों और मिसाइल डिलीवरी सिस्टम को लगातार आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन संख्या बल के मामले में भारत अब स्पष्ट बढ़त बना चुका है। जहां भारत के पास अब 190 परमाणु हथियार है, वहीं पाकिस्तान के पास केवल 170 वॉरहेड्स है। रिपोर्ट में भारत को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑपरेशनल शिफ्ट का जिक्र किया गया है। यदि हम दुनिया के स्तर पर देखें तो सिप्री का अनुमान है कि जनवरी 2026 तक दुनिया का कुल परमाणु भंडार 12,187 वॉरहेड था। अगर इसकी तुलना एक साल पहले यानी 2025 से की जाए तो यह जो संख्या थी वो 12,241 थी। कुल संख्या में मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि क्या यह गिरावट भ्रामक हो सकती है? आप भी कमेंट करके बताएं। अगला, HAL पर लग सकता है भारी जुर्माना। ये तो एक बहुत ही बड़ी खतरनाक खबर है। रक्षा मंत्रालय स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk-1A की डिलीवरी में हो रही लगातार देरी को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी शॉर्ट में HAL पर भारी जुर्माना लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद HAL द्वारा भारतीय वायुसेना को भी एक नया अपग्रेड फाइटर जेट नहीं सौंपे जाने पर मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। ये संवेदनशील मामला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुखता से उठा, जिसके बाद से रक्षा क्षेत्र में हलचल हो गई है कि ये विवाद भी ऐसे समय में आया है जब भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रनों की घटती संख्या से जूझ रही है। पुरानी पड़ चुकी प्रणालियों को बदलने के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमानों की इंडक्शन की उम्मीद लगाई बैठी है। रक्षा मंत्रालय की यह नाराजगी दिखाती है कि सैन्य तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समझौतों में ढिलाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है और विरोधाभासी भी है, वो बात यह है कि विमान के निर्माण के लिए जरूरी बुनियादी सामान पूरी तरह उपलब्ध है। GE द्वारा भेजे गए 6 GE F404 इंजन पहले से ही HAL को मिल चुके हैं। इंजन की कमी को अक्सर इस देरी के पीछे का एक बड़ा कारण बताया जा रहा था, लेकिन अब तो यह समस्या काफी हद तक सुलझ गई है। HAL की प्रोडक्शन लाइन पर लगभग 18 तेजस Mk-1A एयरफ्रेम पूरी तरह तैयार बनकर खड़े हैं। एक सूत्र की स्थिति की गंभीरता को बयां करते हुए सीधे शब्दों में कहता है कि इंजन आ चुके हैं, एयरफ्रेम भी तैयार है, लेकिन इसके बावजूद
पहला तेजस MK-1A लड़ाकू विमान अभी तक वायुसेना को डिलीवर नहीं किया जा सका है। वायुसेना इस समय लगभग 40 शुरुआती तेजस MK-1 विमानों का संचालन कर रही है। देश की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए सरकार ने HAL को 83 उन्नत तेजस MK-1A विमानों का एक ऑर्डर दिया था, जो कि पुराने वेरिएंट के तुलना में काफी अधिक घातक है। अगला, INS बाज को बढ़ाने का प्लान ड्रॉप क्यों रद्द हुआ? ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे में स्थित INS बाज नौसैनिक हवाई स्टेशन साल 2012 से लगातार चालू है। शुरुआती दिनों में इसकी रनवे की लंबाई महज 3,500 फीट थी। इसके बाद में बढ़ाकर 4,500 फीट कर दिया गया। सरकार की मूल योजना के तहत इस रनवे को 10,000 फीट तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, ताकि यहां से Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान और P-8I जैसे समुद्री निगरानी विमान आसानी से उड़ान भर सके। लेकिन जब रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण विशेषज्ञों ने जमीन पर इसका विस्तृत सर्वेक्षण किया तो कई बड़ी बाधाएं सामने आई। INS बाज के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और पेड़ों की कटाई करनी पड़ती। समुद्र में बड़े स्तर पर ड्रेजिंग यानी मिट्टी की खुदाई की आवश्यकता थी। द्वीप की भौगोलिक बनावट और हवाई नेविगेशन के लिहाज से भी यहाँ कई प्राकृतिक रुकावटें थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि INS बाज का विस्तार किया जाता तो वहाँ की स्थानीय आदिवासी आबादी, दुर्लभ वनस्पतियों और वन्य जीवों पर इसका बेहद गंभीर और विनाशकारी प्रभाव पड़ता और भविष्य के विस्तार की संभावनाएं भी वहाँ बेहद सीमित थी। इन्हीं तमाम पर्यावरण, सामाजिक और तकनीकी कारणों को देखते हुए सरकार ने इस योजना को रोक दिया। INS बाज से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में गैलाथिया बे के पास स्थित चिंगेन को नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चुना गया। अगला, पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए P-8I पोसाइडन के उन्नत सेंसर का उपयोग। भारतीय नौसेना अरब सागर में स्टेल्थ यानी अदृश्य और शांत AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए P-8I पोसाइडन के उन्नत सेंसर का प्रयोग करती है। यह विमान सोनोबुऑय चुंबकीय विसंगति संसूचक यानी MAD, मल्टी मोड रडार और इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स मेजर ESM के जरिए पानी के नीचे छिपे खतरों को स्कैन और ट्रैक करता है। अरब सागर में PI विमान को किन मुख्य या प्रमुख तकनीकों और रणनीतियों के संयोजन के माध्यम से AIP पनडुब्बियों का पता लगाना है? सबसे पहले तो यहाँ पे सोनोबॉय की तैनाती है। P-8I समुद्र में छोटे तैरने वाले सोनार उपकरण गिराता है। ये उपकरण पानी के भीतर गहराई तक जाते हैं और अत्यधिक शांत AIP पनडुब्बियों के प्रोपेलर और मशीनरी से निकलने वाली आवाज को पकड़कर विमान के ऑनबोर्ड कंप्यूटर तक भेजते हैं। दूसरा, जब एक बड़ी धातु की पनडुब्बी पानी के नीचे से गुजरती है तो वह पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म परिवर्तन लाती है। P-8I का पिछला भाग यानी टेल स्टिंग इस बदलाव को बहुत सटीक रूप से मापकर पनडुब्बी के सटीक स्थान का पता लगा लेता है। तीसरा, विमान का मल्टी मोड रडार समुद्र की सतह की बारीक निगरानी करता है। यदि AIP पनडुब्बी अपनी बैटरी चार्ज करने या ऑक्सीजन लेने के लिए पानी की सतह पर या उसके थोड़ा ऊपर आता है तो रडार तुरंत उसके पेरिस्कोप या स्नॉर्कल का पता लगा लेता है। अगला मतलब चौथा पॉइंट, ये कैमरे दिन और रात दोनों समय काम करते हैं। समुद्र की सतह से निकलने वाली गर्मी यानी थर्मल सिग्नेचर को पहचान सकते हैं और पानी के बेहद करीब चल रही पनडुब्बियों की पहचान करना आसान हो जाता है। इसके अंदर पांचवा पॉइंट जो है वो है विमान में लगे उन्नत कंप्यूटर इन सभी सेंसर यानी ध्वनिक, चुंबकीय और दृश्य से प्राप्त डेटा को एक साथ मिलाते हैं। इससे झूठी पहचानों यानी फॉल्स अलार्म को दूर करके सटीक स्थिति को जाना जाता है। एक बार सटीक स्थान का पता चलने पर
P8I खुद ही MK54 हल्के टॉर्पीडो और हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलों से पनडुब्बी को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगला, भारतीय नौसेना राफेल एम की तुलना में स्वदेशी टेड-BF कार्यक्रम की सफलता पर दांव लगा रही है। क्यों? क्योंकि यह भारत को रक्षा उपकरणों के आयात से मुक्ति दिलाकर दीर्घकालिक तकनीकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है। विदेशी विमानों पर निर्भर रहने की बजाय स्वदेशी तकनीक पर जोर देना नौसेना की प्राथमिक रणनीति है। भारतीय नौसेना विदेशी सैन्य प्लेटफॉर्म जैसे राफेल एम पर अपनी निर्भरता को सीमित करना चाहता है। टेड-BF का स्वदेशी विकास भारत को भविष्य के युद्धों के लिए आवश्यक तकनीकों से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। भारतीय नौसेना के वर्तमान विमानवाहक पोत जैसे INS विक्रमादित्य, विक्रांत, स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी तकनीक पर काम करते हैं। टेड-BF को शुरू से ही इन भारतीय विमान वाहकों के आयामों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें फोल्डिंग विंग्स जैसी खूबियां हैं जिससे विमानों को पोत पर आसानी से और ज़्यादा संख्या में पार किया जा सकता है। विदेशी लड़ाकू विमानों की तुलना में स्वदेशी विमान का रख रखाव और जीवन चक्र जो है वो यानी कि लाइफ साइकिल कॉस्ट भी है वो भी बहुत कम होती है। इसके अलावा टेड-BF में भारत के निर्मित स्वदेशी हथियार जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलों और रडार प्रणालियों को आसानी से इंटीग्रेट या एकीकृत किया जा सकता है। नौसेना ने राफेल एम विमानों की खरीद केवल अंतरिम उपाय यानी इंटरिम मेजर या एक ब्रीजिंग समाधान के रूप में की है ताकि MiG-29 के बेड़े के रिटायर होने के बाद तत्काल क्षमता की कमी ना हो। लेकिन भविष्य की रक्षा जरूरतों के लिए नौसेना के असली दांव टेड-BF पर हैं जो आगे चलकर भारतीय नौसेना की रीढ़ बनेंगे।